Hello everyone, welcome to our channel Chemistry Academy for IIT JEE and NEET। आज हम रिवीजन सीरीज में डे 14 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे हम 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करेंगे। पार्ट 1 इज अल्केन, पार्ट 2 विल बी ऑफ अल्कीन अल्काइन, पार्ट 3 इज बेंजीन। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको बोथ इन एडवांस एज वेल एज मेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, हमारे लिए अच्छा ये है कि कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस और सब टॉपिक्स ही रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो वी कैन फोकस मोर ऑन देम एंड कैन अवॉइड द लार्जर चैप्टर इन जनरल। सो आइए शुरू करते हैं अल्केन्स। शुरू करने से पहले I would like to request you all to please subscribe our channel. Do share it with your friends, family. If some teacher is watching, please, sir or ma'am, share our channel with your students if you find relevant for them. And all of you, do not forget to hit the like button in the end. So let's start alkanes. So alkanes की बात अगर करी जाए उससे पहले हमें ये देख लेना है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा, इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। Hydrocarbons are again further classified into saturated, unsaturated, and aromatic hydrocarbon. Saturated मतलब सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में होंगे या इस प्रकार के कंपाउंड्स में होंगे वो सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। एक भी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो डबल या ट्रिपल नहीं होना चाहिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब कम से कम एक बॉन्ड जो है वो या तो सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी होना चाहिए। एरोमेटिक इज अ सेपरेट थिंग, हमने ऑलरेडी जीओसी में एरोमेटिसिटी डिस्कस करी है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें उस खास तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज साइक्लिक, planar, continuous conjugation, and following Huckel's rule of aromaticity, 4n plus 2 is equals to number of pi electrons participating in closed loop of resonance. Okay, saturated compounds are further divided into cyclic and acyclic. Cyclic compounds which are closed loops जैसे cyclohexane, acyclic open chain compound n-hexane। इसी प्रकार से अनसैचुरेटेड भी साइक्लिक और एसाइक्लिक दो में बट सकते हैं। साइक्लिक जैसे साइक्लोपेंटीन, ओपन चेन जैसे कि एन पेंटीन। एरोमेटिक दो में बांटे गए हैं। पहला बेंजीनॉइड मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन इज द क्राइटेरिया, बेंजीन इज द base at which we are considering aromaticity in those compounds। मतलब वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन is the aromatic ring। नॉन बेंजीनॉइड जो बेंजीन नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी एरोमेटिक हैं, जैसे आप कह सकते हैं पिरिडीन, पायरॉल, ये सारे जो कंपाउंड होंगे ये नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक, इसी चीज को हमने यहां लिख भी दिया है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स, कंपाउंड विच हैव ओनली सी सी सिंगल बॉन्ड are called saturated. No carbon carbon multiple bond is present in them. Then there is unsaturated. Unsaturated compounds are compounds containing double and triple bonds. So उन्हें हम कह रहे हैं unsaturated compound. Okay, now this particular point, that unsaturation is a chemical condition, this you should be very clear that अनसैचुरेशन जो है ये एक केमिकल कंडीशन है। इट इज नॉट जस्ट कि एक पाई बॉन्ड है और अब ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाने लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनसैचुरेशन इज अ केमिकल कंडीशन। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कंपल्सरीली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन देना ही देना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। वो रिएक्शन अगर पॉजिटिव आ रही है
तब ही हम उस कंपाउंड को कहने वाले हैं कि ओके दिस कंपाउंड इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हम दो चीजें देखते हैं, एक तो बेयर्स रिएजेंट डीकलराइजेशन। बेयर्स रिएजेंट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो वो सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक। अगर कोई कंपाउंड उसके उस लाइट पिंक कलर को कलरलेस, वाटर की तरह पूरा कलरलेस कर दे, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन जैसे कंपाउंड जिनमें कई पाई बॉन्ड है लेकिन उसके बावजूद भी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन एंड बेयर्स रिएजेंट नहीं देता, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स बिल्कुल भी अनसैचुरेटेड नहीं कहलाएंगे। बेंजीन इज नीदर सैचुरेटेड नॉन अनसैचुरेटेड। Please consider it into a third category itself called aromatic compound. Okay? जब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसका उस अनसैचुरेशन वाली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है कि एक कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और वो अनसैचुरेशन वाली प्रॉपर्टीज ना दिखाए। आइए देखें क्या मतलब है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of given molecule into fully saturated open chain structure. Only when it is fully saturated and open chain देन इट इज कि हाँ अब ये कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। करेक्ट। अब जैसे ये देखिए, ये कंपाउंड मैंने बनाया कि 2-ब्यूटीन, इसको मैंने फुल्ली सैचुरेटेड करा तो मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ रहा है। सो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई 1। सिमिलरली यहां भी मुझे 1 मोल ऐड करना पड़ रहा है तो इसकी भी DOU या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई है 1। अगले केस में इट इज अ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में एक भी पाई बॉन्ड आपको नजर नहीं आ रहा है, बट इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1। क्यों? क्योंकि टू कन्वर्ट इट इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर, ओपन चेन करने में आपको एक ये बॉन्ड तोड़ना होगा और दोनों कोनों पर एक एक हाइड्रोजन देना होगा। सो आंसर इज 1। Benzene is not an unsaturated compound, but it definitely has degree of unsaturation. DOU is the abbreviated form of degree of unsaturation, and answer for benzene is 4. Okay. Degree of unsaturation is also known as index of hydrogen deficiency और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और अनसैचुरेशन इंडेक्स, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप जब क्वेश्चन देखें इनमें से कोई सा भी जिक्र हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड DOU, find degree of unsaturation, find DBE, that is double bond equivalent, find unsaturation index, find index of hydrogen deficiency. So you should be aware that there are other names also for degree of अनसैचुरेशन। अल्केन्स की बात की जाए तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये पूरी तरह से सैचुरेटेड होते हैं, इनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम नहीं होता। They are also known as paraffins. Paraffins मतलब they have less affinity towards maximum number of reagents available in chemistry. Like KMnO4 से मैक्सिमम या लगभग सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, लेकिन अल्केन्स नहीं दिखा पाते या मुश्किल से दिखाते हैं। So they have a strong resistance to maximum number of reagents, therefore they are also known as paraffins. इनके प्रिपरेशन में हम जाएं तो सबसे पहली प्रिपरेशन जो है वो है बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस के जो पाई बॉन्ड है, अगर हम उन्हें हाइड्रोजनेट करेंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड्स। ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर अल्काइन है आप उसे 2H2 प्रोवाइड करके अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इन सभी के लिए आपको कैटलिस्ट लगता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बस हाइड्रोजन और अल्काइंस कंबाइन किया प्रोडक्ट बना। अल्कीन्स में आपको एक हाइड्रोजन के एडिशन से रिएक्शन देखने को मिल सकती है। इन पर्टिकुलर कन्वर्जन्स के लिए, हाइड्रोजनेशन के लिए जो रिएजेंट्स हमें चाहिए, जो कैटलिस्ट हमें चाहिए, ये नीचे हमने लिस्ट लिख दी है। निकल हाइड्रोजन, प्लैटिनम हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन,
Ranni nickel hydrogen. Ranni nickel is basically a aluminium nickel alloy. It is an alloy of nickel and aluminium. फिफ्थ है विल्किंसन कैटलिस्ट, ये आपको नाम से याद होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में भी इंपॉर्टेंट है ये। विल्किंसन कैटलिस्ट इज ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 क्लोराइड। ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1 क्लोराइड। यहाँ जो बेस्ट है, जो मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट फास्ट है, वो है 4 and 5, where 4 is in different phase from the reactant as it is solid. It is called heterocatalyst. 5 is used in solutions, so it is known as homocatalyst. But दोनों ही बेहतरीन है, आपने इनमें रिएक्शन को रोक पाना संभव ही नहीं होता। एक बार अगर रिएक्शन चल पड़ी तो ये दौड़ती ही चली जाएगी, है ना। हाइड्रोजनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजनेशन बाय एनी ऑफ द अबव कैटलिस्ट इज ऑलवेज अ सिन एडिशन। मतलब अगर मैं डबल बॉन्ड को एक प्लेन की तरह मानूं तो जो दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आकर ब्रेक करते हैं उस पाई बॉन्ड को, वो दोनों के दोनों एक ही साइड से अप्रोच करेंगे, या तो बोथ फ्रॉम डाउन साइड और बोथ फ्रॉम अप साइड। तो अगर ये सिस्टम प्लेन है, दोनों अपसाइड से आए तो ये नीचे झुक जाएगा, अगर ये नीचे से आए तो ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से इसकी प्लेनारिटी चेंज होगी। तो इट इज अ सिन एडिशन रिएक्शन। पहले हमने एग्जांपल लिया है से फॉर सिस 2 ब्यूटीन। अगर सिस 2 ब्यूटीन में मैंने ड्यूटेरियम का एडिशन करा, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आई एम यूजिंग ड्यूटेरियम, तो देखिए सिन एडिशन, ये दोनों ड्यूटेरियम एक तरफ से आए, दोनों मिथाइल एक ही साइड थे, इसलिए रिजल्ट में भी देखिए एक ही साइड बने रहे और हाइड्रोजन एक तरफ। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये कंपाउंड जो है इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आएगी। आगे का हिस्सा इज मिरर इमेज ऑफ बैक साइड, सो हमें क्या मिला है देखिए, मीजोमर। तो अगर आपने एक सिमेट्रिकल अल्कीन को हाइड्रोजनेट करा तो आपको मिलने वाला है मीजोमर सिस 2 ब्यूटीन को। वहीं पर अगर ये था तो सिस, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं था, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, उसको अगर आपने ड्यूटेरियम डालकर इसी तरीके से रिएक्शन में डाला तो देखें इस बार मैं शब्द मीजोमर नहीं कह सकती क्योंकि देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आगे मिथाइल और पीछे इथाइल होगा। लेकिन ये जरूर है कि दो प्रोडक्ट्स बनेंगे क्योंकि ड्यूटेरियम ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी। और अगर आप ये प्रोडक्ट को देखें, ये दोनों प्रोडक्ट को देखें, तो ये जो दोनों ही प्रोडक्ट हैं ये इनैंशोमर्स बने हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज बने हैं। और ये दोनों जब एक दूसरे की मिरर इमेज इक्वल अमाउंट में बने हैं, सो हमने कहा है we'll get a racemic mixture, we'll get a racemic mixture of एरिथ्रोआइसोमर। एरिथ्रोआइसोमर क्या होता है? जब किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर्स हैं और उसके जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, समान ग्रुप्स हैं, है ना, जैसे इथाइल मिथाइल मैंने यहां रखे, समान ग्रुप्स किस पर? दो कायरल सेंटर्स पर, दोनों पर, वो इस तरीके से रखे गए कि दोनों एक ही साइड हैं in the fissure, both are on the same side of vertical line in the fissure, then they are enantiomers of each other and are called erythropair. तो ये एरिथ्रोपेयर बनी है। ये मीजोमर नहीं है क्योंकि इथाइल और मिथाइल अलग अलग हैं, अगर वो सेम होते तब मीजोमर, अभी नहीं है। सो ये जो बना है तो इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ एरिथ्रोपेयर। अब हम आगे आते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन पर भी हमने सेम ही काम किया। ट्रांस 2 ब्यूटीन लिया, वही ड्यूटेरियम ऐड करा, पर अब ये दोनों मिथाइल्स अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड थे, इसलिए रिजल्ट में भी आप देखें अपोजिट साइड ही बने रहे। तो इस बार मुझे मीजोमर नहीं रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, लेकिन थ्रियो का। थ्रियो क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो कायरल कार्बन हैं और उन दो कायरल कार्बन में भी, ओके, दो कायरल कार्बन में भी कम से कम दो दो ग्रुप समान है, तब उन्हें हम कहते हैं थ्रियोपेयर। ओके, अब वो दो दो समान है और फिशर में आप जब इन्हें रखेंगे
तो वो आमने सामने रखाएंगे. They are not on the same side, they are on the opposite sides of horizontal line. Then they are called trio compound. चलिए आगे बढ़ते हैं. So important about this is, if you have a conjugated double bond which can rotate about the single bond, which has a free rotation, if it is in सिसॉइड कन्फर्मेशन, सेम साइड रखे हैं ये दोनों डबल बॉन्ड, सेम तरफ मूव कर सकते हैं, दे कैन फेस ऑन द सेम साइड, देन यू कैन हैव 1,4 addition of hydrogen, and in fact that 1,4 is major and 1,2 addition is minor. Okay, पॉइंट नंबर 2, विथ इंक्रीज इन स्टेरिक ऑन मल्टीपल बॉन्ड. आपने जो डबल बॉन्ड लिया, अगर उसके आसपास जो ग्रुप्स लगे हैं वो बड़े हैं, उनकी साइज बढ़ रही है, तो ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन विल गो डाउन, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू हाइड्रोजनेट. ओके, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हम साइन की बात नहीं करते हैं यहां पर. -10 इज ग्रेटर देन -5 ये नहीं कहा जा रहा है. हम कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा है, तो जहां -10 जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी ज्यादा है. ठीक है, जब तक फिक्स अगर कोई क्वेश्चन कंसिडर साइन ऐसी कोई बात ना कहे, तो वी हैव टू कंसिडर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. सो सबसे ज्यादा इज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, उसमें भी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड. देन हमने अल्काइल 1 लगाया, 2 लगाए. अब हम आए अल्कीन, सबसे छोटी अल्कीन इथीन, बिकॉज नो स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ओनली 1 pi bond. Then 1 substitution is there. Now we have 2 substitution. अब ये 2 substitution में बेटा तुम लोगों को अगर याद आ गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो तुम्हें मेरा ऑर्डर गलत लगेगा, क्योंकि यस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ये पीछे हो जाता है. ये जो 2 की कॉम्बिनेशन है, दिस is more stable. एक ही कार्बन पे 2 अल्काइल, this is more stable. बट वो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइनली बनता है वो हीट ऑफ कंबशन को लेकर बनता है. अगर आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे तो याद रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक ही कार्बन पे 2 अल्काइल इज ग्रेटर देन ट्रांस ऑफ सिमिलर आइसोमर ऑफ सेम आइसोमर. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैं वैल्यू से आपको हेल्प कर पाऊं तो ये है 28 फॉर, मैं ब्यूटीन के आइसोमर की बात कर रही हूँ, 28.6 किलो कैलोरी पर मोल. ये है 27.6 किलो कैलोरी पर मोल, और ये है बीचों बीच 27 किलो कैलोरी पर मोल. एंड आप जानते ही होंगे कि स्टेबिलिटी जो है वो हम कहते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, बट ओनली व्हेन products are same, only when product are identical. अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है तो आप इस पॉइंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. हाँ, आपको जहां जरूरत हो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन की, क्योंकि आइसोमेरिक है तो कार्बन हाइड्रोजन जो बनेगा वो तो आइडेंटिकल बनेगा ही. ओके, कार्बन हाइड्रोजन से जो CO2 H2O बनेगा वो बराबर बनेगा. देन वी हैव फर्दर इंक्रीज इन अल्काइल to 3, 4 and lastly benzene. It is extremely difficult to hydrogenate benzene because it is very stable due to aromaticity. Next important point, metal hydrogen do not produce any acid or derivatives. हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एक रिडक्शन ऑफ एस्टर में उन्होंने लिख दिया यू कैन यूज कैटलिस्ट ऑब्लिक हाइड्रोजन इन NCERT, but they have not defined which catalyst to be used. So let me tell you, chromium copper combination का एक complex जब present होता है, only in its presence nickel ऐसा reduction कर पाता है. Otherwise acid and derivatives पर this nickel hydrogen reduction, metal hydrogen reduction, platinum palladium hydrogen reduction total fail होगा. आप चाहें तो इसको और अच्छे से चेक करने के लिए 2016 एडवांस का एक क्वेश्चन आया था कि निकल हाइड्रोजन में कि फॉलोइंग रिडक्शन कैरी आउट करने के लिए आप कौन से रिएजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे. प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इफ यू वांट, और एल्स जस्ट
trust me, it won't reduce. NCERT has escaped by that catalyst oblique hydrogen लिखकर, but not defined catalyst. एग्जाम में पूछते हैं निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, उस कंडीशन में आप इस रिडक्शन को नहीं कंसिडर करेंगे. हाँ, RCOCl बराबर रिड्यूस होता है मेटल हाइड्रोजन से भी, एक्सेप्ट दिस वन, नन विल बी रिड्यूस फ्रॉम एसिड एंड डेरिवेटिव, इट विल बी रिड्यूस टू एसिड क्लोराइड विल बी रिड्यूस टू अल्कोहल. सो आइए हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. सबसे इजी जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव. यहां पर इन्होंने पूछा है इनएक्टिव, कभी एक्टिव पूछेंगे बेटा, कभी इनएक्टिव पूछेंगे कंपाउंड्स. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करें कि कौन सा प्रोडक्ट पूछा है. मतलब हमें प्रोडक्ट शुड नॉट हैव अ कायरल सेंटर. ओके, सो आई थिंक ये अगर हाइड्रोजनेट हो भी गया, इफ आई हाइड्रोजनेट दिस कंपाउंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, और ऐसा करते ये कायरल है, तो दिस कैन नॉट बी एन आंसर. इसको अगर मैंने हाइड्रोजनेट किया, आपको हमेशा हाइड्रोजनेशन के बाद का प्रोडक्ट रफ में ड्रॉ करना है. ना दिस इज अ कायरल, इस कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये अकायरल है, तो डेफिनेटली आंसर 2 होना चाहिए. लेकिन हम सारे कर लें. इसकी बात करी जाए तो ये कंपाउंड भी कायरल है, एक तरफ प्रोपाइल एक तरफ इथाइल. इस कंपाउंड में कहा जाए तो दिस इज ऑल्सो कायरल, ये हो गया CH3, ये सेंटर कायरल. हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैंने कहा कि आप प्रोडक्ट तो देखें ही कि कायरल अकायरल क्या पूछा गया है, इसके अलावा ये भी देखें कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कायरल कंपाउंड ऑन रिएक्शन गिव्स अ कायरल, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स दिया गया है. इसका भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन में अंतर आ जाता है. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू इन्वॉल्व इन योर पर्सनालिटी इज रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली. उसकी वजह से ही कई बार आप 1 या 2 सवाल गलत कराते हैं कि सवाल को ढंग से पढ़ा ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं किया. आइए प्रिपरेशन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं. नंबर 2 इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के एज पर अवर सिलेबस 2 मेथड्स हैं. एक है वुड्स और दूसरा है रिडक्शन. कहने को कई मेथड्स हैं, आप ग्रिग्नार्ड के थ्रू बनाइए, आप कॉरी हाउस से बनाइए, आप फ्रैंकलिन से बनाइए, again, but we have to limit what has been asked in last 4 to 5 years of JEE mains and what is given in NCERT, है ना. तो it is particularly only 2 methods we have to follow. First is Woods method, Woods reaction. Woods reaction को मैंने net reaction के फॉर्मेट में यहाँ लिख रखा है. R1X R2X sodium and ether, dry ether, because if the conditions are not dry, then sodium being an S block element will react with water explosively and there will not be any reaction possible, right? So that is why it is said that it should be absolutely dry ether used. अब आप जब इसे यूज करते हैं तो if R1 and R2 are identical, अगर ये दोनों सेम ही हैं, दोनों इथाइल, दोनों मिथाइल, दोनों प्रोपाइल, then better yield of alkane will be obtained. तो आपको एक सिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों एक ही जैसे होंगे और उसे हम कहते हैं सिंपल वुड्स. और इसकी यील्ड ज्यादा होती है क्योंकि उस कंडीशन में ये R1 R2 R2 और R1 R2 all 3 combination is ultimately giving only one type of product. As a result, the percentage yield of that product will be more. पर अगर ये दोनों अलग है, R1 अलग है और R2 अलग है, तो ये तीनों प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल लिया मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, 3 तरह के प्रोडक्ट्स, तो किसी एक का परसेंटेज यील्ड डेफिनेटली अब कम होगा. सो दिस टाइप ऑफ वुड्स इज कॉल्ड मिक्स्ड वुड्स, और इसकी यील्ड कम होती है. हम मिक्स्ड वुड से या ऑड नंबर ऑफ अल्केन, कार्बन कंटेनिंग अल्केन्स बनाने के लिए वुड्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज परसेंटेज यील्ड ऑब्टेन्ड विल बी लेस. ओके, तीसरा हमने कहा कि अगर if the 2 halogens are present within the molecule, मॉलिक्यूल के अंदर ही दोनों हैलोजन प्रेजेंट हैं, तो हम उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन. और ये बहुत फास्ट, बहुत अच्छी होती है.
ये जनरल आप ध्यान रखें कि जब भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की यील्ड डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर विल डोमिनेट। इसका बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। दिस इन शॉर्ट आई कैन से इट इज बिकॉज ऑफ एंट्रोपी दैट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस डोमिनेट। इंटर हुई मतलब मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, नंबर ऑफ particles, number of molecules in a product will be decreased if it is an intermolecular combination. So entropy is decreasing. So intra mein there is no change in entropy. So intramolecular reaction dominates. अगर हमने इंट्रामोलिकुलर, हमने कहा ना मॉलिक्यूल के अंदर ही दो हैलोजन होने चाहिए, इफ दोज हैलोजेंस आर एडजेसेंट अल्फा एंड बीटा, ये दोनों गए एंड आंसर्स विल बी अल्कीन्स। सो हमेशा अगर आपको एडजेसेंट पोजीशन पे दो हैलोजन मिले, वुड्स है तो आप सोडियम इन ड्राई ईथर की बात कर रहे हैं, बट नहीं, अकेला ऐसा ही नहीं है, आप जिंक भी ले सकते हैं, आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हो सकता है आपको लिथियम इन अमोनिया दे दिया जाए, इनमें से कोई सा भी लिया जाए, ऑल ऑफ देम विल फॉर्म अल्कीन्स। अब यहाँ आते हैं 1 2 3। ओके, जब इनको वुड्स रिएक्शन में करा गया तो ये कॉर्नर से दोनों हैलोजन हटे और आंसर इज साइक्लोप्रोपेन। हाँ बिल्कुल, आपको लगेगा साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट व्हेनेवर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से मतलब नहीं होता, क्या जल्दी होगा, क्या फास्ट होगा, वो बनता चला जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हमने अगर बढ़ाया 1 2 3 4, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, these all can be formed by intramolecular Wurtz reaction. ठीक, but the drawback of this reaction is that you cannot form methane because it is a combination, a coupling reaction. हाँ, आप सोच सकते हैं कि अरे वाह क्यों नहीं बना लें, अगर मैं MEX प्लस HX ले लूं और फिर उसे सोडियम में डालूं तो नो नो, ये तो बहुत ही खतरनाक आपने कॉम्बिनेशन ले ली है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि HX हम तो पानी ही मना कर रहे हैं मीडियम में, आपने तो एसिड ही डाल दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यू कैन नेवर प्रिपेयर मीथेन बाय दिस मेथड, मिनिमम स्टार्टिंग प्रोडक्ट विल बी इथेन। ओके, आइए JEE 2005 का बड़ा सिंपल सा बट रेलेवेंट सा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। देखिए, ये ओरिजिनल दिया था क्लोरीन ब्रोमीन 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम, और अब क्या बनेगा, ऑप्शंस अलग अलग तरह के, बट आंसर इज 4 बिकॉज ये इंट्रामोलिकुलर वुड्स का एग्जाम्पल बनेगा और आंसर इज बाइसाइक्लिक compound. Okay, method number 2 from alkyl halide is by reduction of alkyl halides. रिडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिंक इन डाइल्यूट HCl या फिर एसिटिक एसिड, दोनों में से किसी भी एसिडिक मीडियम में हम जिंक डालें तो अल्केन बनना चाहिए। ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक है, जिंक को आप HCl या एसिटिक एसिड में डालेंगे तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड जनरेट नेसेंट हाइड्रोजन, तो उस तरीके से इसका रिडक्शन हुआ है। RX से अल्काइल हैलाइड, एक्सेप्ट फ्लोराइड, बिकॉज फ्लोराइड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज क्वाइट हाई और जिंक उसका रिडक्शन ऐसे नहीं कर पाता। आंसर्स हमारे अल्केन विद द सेम कार्बन काउंट। यहां पर आप मीथेन बना सकते हैं, आप मिथाइल क्लोराइड को डालिए जिंक में, आपको बराबर एसिटिक एसिड HCl की प्रेजेंस में मीथेन मिलेगा, आप वुड्स में नहीं बना सकते थे। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है बच्चों, गड्ढा, यानी केयर टू बी टेकन। व्हाट इज दिस गड्ढा, कि अगर RX पे सिर्फ जिंक लिखा हो then it is not reduction, then it is a family of Woods reaction. Okay, तब आप इसे Woods reaction के फॉर्मेट में करेंगे तो आप इसे अल्केन आंसर करेंगे, लेकिन अगर इसी जगह लिखा होता कि जिंक इन HCl तो आप आंसर करेंगे RX. इज दैट क्लियर? अगर सिर्फ जिंक विसिनल पे लिखा है तो आप इथीन आंसर करेंगे, पर अगर इसी पर लिखा हो कि जिंक इन HCl तो आप इथेन आंसर करेंगे. So be careful always. I am repeating this statement I think third time in the same video. Be careful what exactly reagent is mentioned in the question. आइए आगे बढ़ते हैं. From carboxylic acids. Carboxylic acid से भी हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहला decarboxylation, दूसरा
कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। डीकार्बोक्सिलेशन को ओकवुड डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। क्या है ये? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स on heating with soda lime. What is soda lime? It is a mixture of NaOH and CaO. Forms alkanes with one carbon less than the carboxylic acid. Now, what is the purpose of CaO? CaO क्या करता है? CaO decreases melting point of NaOH. ये NaOH के melting point को decrease करता है. It also helps in एब्जॉर्बिंग CO2, जो CO2 बनेगी उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। हाँ, यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी कंपैरिजन में अल्केन में एक हाइड्रोजन की काउंट कम हो जाएगी। ठीक, ये हमने यहाँ नेट रिएक्शन यूज करी है, मेंशन करा है। जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। मैं किसी एक का आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हमने इसमें फर्स्ट, तो जो भी अल्केन दिया है आप उससे एक कार्बन बढ़ाकर करें। ओके, सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा CH3 CH2 COONA, सोडियम प्रोपेनोएट। दूसरे का आप स्वयं अटेम्प्ट करें। थर्ड की बात है इथीन, तो इथीन के लिए हमें यही के यही डबल बॉन्ड बनाने की इच्छा है, लेकिन ये बन ही नहीं सकता है ना। मतलब अगर मैं यहाँ इसको लूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH COONA ये लेना पड़ेगा, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये जब इस तरह से डी कार्बोक्सिलेट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना होगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो हम इसे क्रॉस कर देंगे कि नहीं, हम इसे इस मेथड से नहीं बनाएंगे, हम दूसरा मेथड लेंगे इसके लिए। साइक्लोपेंटेन अगेन यू विल से कपलिंग टाइप रिएक्शन से हम आगे बनाएंगे। यहां अगर आपको लेना है तो आप डी कार्बोक्सिलेशन इस तरीके के कंपाउंड का करेंगे। इसका IUPAC मैं बोलूंगी, इट इज साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। ओके, COH जब रिंग से बाहर है तो नाम देने के लिए हम लेते हैं साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नाम ऐसा होता है, इसलिए कार्बोक्सिलेट। अब आते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पर। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडर एक्वस कंडीशंस। एक्वस सो दैट उनका आयोनाइजेशन प्रॉपर हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा हो, उसकी प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। आयन देखें क्या कर रहे हैं हम। तो अगेन हमने R1 और R2 दो लिया, और आपको फिर से तीन तरह की कॉम्बिनेशन मिल रही है, R1 R1, R1 R2 और R2 R2। ये तीन तरह की कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलेगी। साथ में Na2CO3 बाहर हट गया, हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन कैथोड पर है, एनोड पर है, आ रहे हैं उस पर। मैकेनिज्म इसकी बात करें क्योंकि NCERT ने करी है, तो अगर R1 और R2 दोनों ही इथाइल हैं, ऐसा मानकर मैं मैकेनिज्म लिखना शुरू करूं, तो मैंने लिया सोडियम प्रोपेनोएट। सबसे पहले वाटर में तो आयोनाइजेशन होगा, तो Na+ अलग हो गया और कार्बोक्सिलेट एक्वस अलग हो गया। एनोड पर जाएगा अनायन, लेकिन एनोड पर ये चीज फिक्स है कि ऑक्सीडेशन ही होगा। सो एनोड पर हमारा जो अनायन गया ये कार्बोक्सिलेट था, प्रोपेनोएट है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल्स में से लूज करे, एंड वी आर हैविंग अ रेडिकल। नाउ दीज रेडिकल लॉस्ट, ये देखिए ऐसे CO2, और हमारे पास बच गया इथाइल रेडिकल। ओके, हमारे पास बच गया इथाइल रेडिकल। अब ऐसे 2 इथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए, टकरा गए, हमें बन गया N ब्यूटेन। तो यहाँ एनोड पर हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ऑन एनोड यू आर गेटिंग हाइड्रोकार्बन। इफ एंड ओनली इफ आपने फॉर्मिक एसिड सॉल्ट लिया होता तो एनोड पर भी आपको हाइड्रोजन मिलता। आइए कैथोड पर आते हैं। कैथोड पर बात की जाए तो कैथोड पर क्या होने वाला है? रिडक्शन। अब मेरे पास Na+ भी है और वाटर के अंदर का H+ भी है। देखिए Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल इज मच लेस देन H+ बीइंग नॉन मेटल ना, इसलिए H+ का रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर देन Na+, इसलिए आपको Na+ का रिडक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। किसका मिल रहा है? H+ इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन। सो कैथोड पर आपको हमेशा ही हाइड्रोजन मिलेगी,
ऑलवेज यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, है ना, चाहे आप सोडियम फॉर्मेट लें या सोडियम प्रोपेनोएट लें, कोई सा भी एसिड सॉल्ट लें। लेकिन अगर आपको एनोड पर हाइड्रोजन चाहिए, है ना, एनोड अगर है और आपने सोडियम फॉर्मिक एसिड सॉल्ट लिया, विल गिव हाइड्रोजन, ओके, एट बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। ये भी एक तरह से कपलिंग रिएक्शन है, क्योंकि दो एसिड्स के आर कंबाइन हो रहे हैं, तो मीथेन इससे नहीं बन सकता। इफ वी स्टार्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग n number of carbon atoms, then the alkane form will be 2n minus 2. ओके जी, जनरल हमने बात करी, क्योंकि दोनों ही हिस्सों से, दोनों ही मॉलिक्यूल से CO2 का लॉस हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि then it will be 2n minus 2. वन मोर पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि विथ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रही है, विथ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन pH of solution will increase. क्यों? क्योंकि आपके पास मीडियम में बनता जा रहा है Na2CO3. Na2CO3 is salt of strong base and weak acid. इसलिए pH of the solution will go on increasing. हमने जो भी दो मेथड्स अभी तक फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट पढ़े, इनसे JEE Advanced 2019 का ये क्वेश्चन हम देखें। Which of the following reaction produces propane? Given a fixed propane as a major product. आइए बनाते हैं। तो first is a method of reduction, and yes, we will get propane here. First में हमारा आंसर propane आएगा। अब देखिए B, यहाँ पर सिर्फ जिंक लिखा हुआ है, जिंक इन एसिड नहीं लिखा है, सो आप सिर्फ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, B का आंसर होने वाला है प्रोपीन। सी की बात करें, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ये CO2 हम लॉस कर देंगे। ओ, तो ये तो इसमें भी आपका आंसर आ रहा है प्रोपेन, राइट। और डी की बात करें इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमने क्या कहा, एक के 1 2 3 4 है, तो प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए, 2n minus 2, मतलब 8 minus 2 6 कार्बन, सो प्रोडक्ट विल बी n हेक्सेन, राइट। सो फाइनली हम आंसर क्या टिक कर पाए, प्रोपेन के लिए आंसर जो टिक करा जाना चाहिए था A एंड C, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के आपको बिल्कुल रट कर बैठना है, लेकिन अल्केन्स की यस, अल्केन्स या एनसीईआरटी में जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेंशन है, जो टेबल बने हुए हैं, उन्हें हमें ध्यान से देखकर रखने हैं, क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आइए देखें पहला, तो C1 to C4 आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ये सारी बातें हमने करी है एट रूम टेम्परेचर, ठीक, ये भी ऐसे ही बात करी गई है। C5 to C17 आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, C18 ऑनवर्ड्स दे आर सॉलिड्स, उसके बाद ही ये सॉलिड हो सकते हैं। खैर कितना भी बड़ा अल्केन हो जाए, C18 C100 C200, बट इट इज always floating on water, because density of alkanes is always less than water, so they will always float on water, correct। नेक्स्ट आते हैं, विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स विल इंक्रीज, कि अगर आपने मॉलिकुलर वेट बढ़ाया फ्रॉम C1 to C2 to C3 to C4, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने मॉलिकुलर वेट सेम रखा, मतलब आइसोमेरिक अल्केन्स में बात करी, तो जितना ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूल के अंदर, जितनी उसमें ब्रांचिंग अधिक होगी, उसके वजह से द शेप इज मोर टुवर्ड्स स्फेरिकल, तो intermolecular van der Waals forces will decrease and therefore its boiling point will decrease, मतलब with increase in branching boiling point will decrease, that is in short what we have just said। आइए देखें, तो मॉलिकुलर वेट मीथेन की अगर बात की गई है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ कोर्स, आप लोग पहचान ही गए होंगे। सो दिस मीथेन से इथेन से प्रोपेन से ब्यूटेन, ये आप इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट का केस लें। आइए बॉइलिंग पॉइंट देखें, 111 to 184 to 230 to 272, so there is a continuous increase with increase in molecular mass। See,
अब आते हैं हम आइसोमेरिक सेट पर, है ना। देखो ब्यूटेन है और फिर है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्रांचिंग बढ़ी, ब्रांचिंग बढ़ी तो देखिए आप उसका ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, 272 से 261 हो गया है, राइट। फिर से आगे बढ़ते हैं, पेंटेन से लेकर ये पूरा यहां तक, पेंटेन टू 2 मिथाइल ब्यूटेन से 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप देख सकते हैं ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जा रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ब्रांच्ड ब्यूटेन और ब्रांच्ड पेंटेन में जब पूछा गया तो ब्रांचिंग नहीं तब इंपॉर्टेंस रखती है, तब मॉलिक्यूलर वेट ही इंपॉर्टेंस रखेगा। ब्रांचिंग की बात आप सिर्फ तब करेंगे व्हेन द मॉलिक्यूलर वेट इज आइडेंटिकल फॉर द कंपैरेटिव सेट। क्लियर। फिर ऐसे आप देखेंगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, कंटिन्यूअस वेट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। बट मैं ऐसी बात बिल्कुल भी मेल्टिंग पॉइंट पे लागू नहीं कर पाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये केल्विन में दिया गया है, तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ऐसा मैं नहीं कह सकती। ऑड से इवन की तरफ बढ़ा, फिर ऑड में घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ये इस तरह का जिगजैग सा बिहेवियर आपको दिखा रहा है, राइट। मतलब ये है अगर C1 तो ये है C2, फिर C3, फिर C4, अब कम गिरा है C5, C6, फिर ऐसे, तो ये बड़ा जिगजैग 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 फॉर्मेट में चलेगा। सो यू कैन नॉट से एनी रेगुलर रिलेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विथ मॉलिक्यूलर वेट, बट बॉइलिंग पॉइंट यू शुड नो। खैर इतनी तैयारी करने के बाद भी कभी कभी मेंस जो है बहुत ही डेटाबेस सा फैक्ट सा पूछ लेते हैं जो हम या तो पता हो या नहीं पता हो वाली बात आ जाती है। तो मेन 2020 का ये सवाल देखें। अ फ्लास्क कंटेन्स मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन। आइसोहेक्सेन इज 2-मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 एंड 3-मिथाइल पेंटेन, इनका कंपैरिजन पूछा गया है कि भाई 2-मिथाइल पेंटेन और 3-मिथाइल पेंटेन, one of the liquids boil at 63 degree centigrade while the other boils at 60 degree centigrade. What is the best way to separate? क्योंकि ऑप्शन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन का ही जिक्र था। तो देखो बच्चों, डिस्टिलेशन आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री या मोर का डिफरेंस हो। अगर 20 डिग्री और लेस का डिफरेंस हो तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो यस डेफिनेटली इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन विल बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड विच वन विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट? अब आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते 2-मिथाइल पेंटेन, 3-मिथाइल पेंटेन, या तो आपको पता हो या नहीं पता हो। तो ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो आई वुड सजेस्ट तुक्का लगाने की जगह छोड़ दें, बेहतर है नेगेटिव में जाने की जगह जस्ट लेट द क्वेश्चन गो, क्योंकि एक एक नंबर 200 रैंक, 200 रैंक से 300 रैंक हिला देगा, और इवन मोर जितना आप रैंक लिस्ट में पीछे जाएंगे तो, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3-मिथाइल पेंटेन इज 63 एंड 2-मिथाइल इज 60। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पहले बाहर आएगा। सो आइसोहेक्सेन will be the first one to distill out. So this was a factual question asked in mains 2020. ये जो इंफॉर्मेशन उठाई मेंस ने, ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं मॉरिसन बॉयड के फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन चैप्टर में दी हुई है। उसमें दो इस तरह के फैक्ट्स दिए हुए हैं, एक ये पूछ चुके हैं। सो मैं ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड कर रही हूँ कि इनकेस कभी अब ये आ जाए, ये भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्या कहें। सो इसका है 50 डिग्री और इसका है 58 डिग्री।
तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए, अब इस बार इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो क्योंकि उसी जगह से लिया गया है तो ये हम एडिशन नोट्स में डाल रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, हमने पहले ही कह दिया बड़े आलसी हैं, रिएक्ट ही नहीं करते, तो थोड़ी कम ही प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन, आई थिंक कंबशन आप सभी को पता है, इस जलाना। इफ ऑक्सीजन और एयर इज इनसफिशिएंट, अगर आपने जलाया लेकिन ऑक्सीजन कम पड़ गई, देन कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड विच इज यूज्ड इन प्रिंटरिंग एंड इज इन कार्बन फिल्टर्स, जो हम ये अपने एक्वागार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनमें कार्बन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन का, तो आपको कार्बन ब्लैक मिलता है। ठीक, इसी तरह के कार्बन ब्लैक से कोहल या काजल भी बनता है। ठीक, और कंप्लीट कंबशन, तो यस इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज फ्यूल, राइट। पेट्रोल, डीजल, ये सब इन्हीं से बने पड़े हैं। दूसरा, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मैंने एनसीईआरटी से ऐसा कॉपी किया है बिकॉज मुझे इसी में आपको याद कराना है। ठीक, देखें, alkanes on heating with a regulated supply of dry oxygen or air at high pressure and in presence of suitable catalyst, without catalyst ये controlled oxidation नहीं होगा, give a variety of oxidative products। याद करना है आपको, देखिए कॉपर 523 केल्विन, मिथेनॉल, आप ये याद रखेंगे कॉपर में बन रहा है मिथेनॉल, क्योंकि मीथेन से ही क्वेश्चन दिया है। MOTO3 अल्डिहाइड, MOTO3 अल्डिहाइड, हाँ इन दोनों ही क्वेश्चंस में हो सकता है मीथेन की जगह इथेन दे दे, तो आप आंसर उससे रिलेटेड अल्कोहल और अल्डिहाइड बनाकर आ जाएंगे। और तीसरा देखिए, जब एसिटेट लिया है, मैंगनीज एसिटेट, तो आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बिल्कुल इसे 2-3 बार बोल बोल के आप याद कर लेंगे। सिर्फ कॉपर अगर अल्केन पर है, हाँ टेम्परेचर प्रेशर आप याद कर पाए तो एक्सेलेंट, लेकिन एटलीस्ट कैटलिस्ट तो याद करें। तो आंसर इज अल्कोहल। अगर ऑक्सीजन MOTO3 में है तो अल्डिहाइड्स। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मैंगनीज एसिटेट में दी गई है तो देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब नॉर्मल अल्केन्स मैंने आपसे पहले ही कहा कि डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ KMNO4, है ना, बट इफ दे हैव अ टर्शियरी H atom, then it can be oxidized to corresponding alcohol with potassium permanganate। यहाँ पर कोई मीडियम वगैरह डिफाइन नहीं किया गया है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, किसी भी मीडियम ऑफ KMNO4 में दिया जाए आप ये रिएक्शन कैरी आउट कराएंगे। 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके, तो हमेशा याद रखें कि 3 डिग्री H होना चाहिए, सिर्फ वही H जो है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इट इज एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। सो इस बॉन्ड के अंदर आप नेसेंट ऑक्सीजन का एडिशन देखेंगे। ये ऑक्सीजन बीच में फंस गया, ये सिर्फ 3 डिग्री साइड पर ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है आइसोमराइजेशन, from less branched alkanes to more branched alkanes, always as a rule this reaction is from less branched to more branched। catalyst is anhydrous AlCl3 and HCl। why from less branched to more branched? देखिए ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस ही तब होगी जब इस रिएक्शन की एंट्रोपी पॉजिटिव हो, राइट, क्योंकि डेल्टा H तो 0 होगी ना, जितने बॉन्ड बन रहे हैं आइसोमर ही तो बना, उतने ही बॉन्ड टूट रहे हैं, तो डेल्टा H का कुछ सीन नहीं है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है एंट्रोपी। अगर मॉलिक्यूल लेस ब्रांच से मोर ब्रांच की तरफ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएंगे वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे ही वीक हुए, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, सो एंट्रोपी विल इंक्रीज। Entropy will increase, matlab this should be positive. If I go from reverse, matlab less branch se more branch, then this will become minus and overall this T delta S will become positive. If T delta S is positive, delta G overall will become कैसा हो जाएगा? Overall delta G will become positive and thus reaction नहीं हो सकेगी। तो this reaction is always from less branch to मोर ब्रांच। एंट्रोपी बढ़ना चाहिए इस रिएक्शन में, वही इसका ड्राइविंग फोर्स है।
फोर्थ रिएक्शन हमने कहा एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स। अब अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन्स अकेले हैं, कोई चार्ज उनमें नहीं है, तो सबसे शुरुआती एरोमेटिक कंपाउंड मिलने वाला है बेंजीन। तो एन अल्केन विथ 6 और मोर कार्बन्स, इनका एरोमेटिक स्ट्रक्चर में जाना इज एरोमेटाइजेशन। कैटलिस्ट जो हमें लग रहे हैं वो देखिए Cr2O3 या V2O5 या MO2O3, इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट, इट इज सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, एल्यूमिना के सरफेस पर इन्हें डाला जाता है और रिएक्शन होती है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब जो रिएक्शन बनी, एरोमेटिक कंपाउंड जो बन रहा है, उसे हम कह रहे हैं रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन। अगर आपने 6 ना लेकर 7 कार्बन की अल्केन ली होती एन हेप्टेन, तो आपको मिलने वाला है टॉलिन। अगर आपने एन हेप्टेन लिया है तो आपका आंसर बनेगा टॉलिन। अगर आपने एन ऑक्टेन लिया है तो आपको आंसर मिलने वाला है जाइलिन्स या फिर इथाइल बेंजीन्स, ऑर्थोमेटापैराजाइलिन या इथाइल बेंजीन। ओके, नेक्स्ट आती है रिएक्शन विथ स्टीम। ये अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी है, मेंशन्ड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मीथेन वाटर की प्रेजेंस में निकल 1273, देन यू हैव अ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और ये इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन यूज होती है, इसलिए आपको ये याद रखनी होगी। पायरोलिसिस इज अगेन समथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, इट इज इनफ, नो नीड ऑफ एनी एडिशनल थिंग। हायर अल्केन्स on heating to higher temperature decompose into lower alkanes, alkenes, etc. Such a decomposition reaction into smaller fragments by the application of heat is known as pyrolysis or cracking. Correct? अब आपको ये टेम्परेचर और ये प्रोडक्ट्स ध्यान रखने हैं। C6H14 इज एन हेक्सेन, हेक्सीन बना रहे हैं, ब्यूटीन बनाया जा रहा है इथेन के साथ। ओके और ये एक लास्ट, ये तीनों कंपोनेंट बने हैं पायरोलिसिस एट 773। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट मेंस टू गिव डायरेक्ट फ्रॉम दिस, ऐसा का ऐसा। और ये नीचे वाली रिएक्शन तो पूरी की पूरी ऐसे ही यूज हो जाएगी, दैट इज C12H26 डोडेकेन ले लिया, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल वगैरह पे लेकर हेप्टेन, पेंटीन एंड प्रोडक्ट्स बना दिए। सो प्लीज गो थ्रू दिस रिएक्शन। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इतना आपको मेमोरी में आ जाएगा कि 4 ऑप्शंस देखकर आप बता सके अरे पायरोलिसिस पूछा गया है। और अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें भी हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। ऐसा कोई साल नहीं जब ये पर्टिकुलर टॉपिक मेंस में नहीं आया हो। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि सारे पेपर्स में नहीं है। अगर एक शिफ्ट में 7-8 पेपर हुए हैं तो उनमें से ऑलमोस्ट 4 to 5 में ये क्वेश्चन जरूर होगा, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। ओके, सो जनरल हमने लिखा मीथेन Cl2, आप इसे हाई टेम्परेचर पे भी कैरी आउट करा सकते हैं या फिर फ्री रेडिकल या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट, फ्यूज्ड सनलाइट में भी करा सकते हैं। जितने हाइड्रोजन है ओरिजिनल अल्केन में वो सभी एक एक करके डिस्प्लेस किए जा सकते हैं। एक गया मिथाइल हैलाइड, 2 गया CH2Cl2, 3 गए CHCl3 और चारों चले गए तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, वो डिपेंड करता है कि क्लोरीन की मात्रा कितनी आपने ली। इफ द क्लोरीन इज इन एक्सेस, हैलोजन इज इन एक्सेस, तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स विल बी इन मेजर यील्ड. If alkane is taken in excess, then monohalogen compounds can be prepared in major yield. इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो सबसे पहली स्टेप होती है हैलोजन breaks down and it forms 2 halogen radicals. Now this halogen radical goes to hydrocarbon and abstract the hydrogen, forming a new alkyl radical. राइट तो ये जो स्टेप्स हैं ये कहलाती हैं चेन इनिशिएशन। क्योंकि ये शुरू हुई तो वो स्टेप्स जो हमारी लूप में चलने वाली हैं और चेन को प्रोपगेट करने वाली हैं वो शुरू हो जाएंगी। नाउ दिस मिथाइल रेडिकल गोज टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, खुद तो बना लिया मिथाइल हैलाइड और एक नया रेडिकल मीडियम में छोड़ दिया। नाउ दिस रेडिकल गोज टू नेक्स्ट मीथेन, अगेन CH3 that is formed. तो अगर आप देखें
तो ये रिएक्शन ऐसी है कि स्टेप 1, स्टेप 2, 1 का जो रिएक्टेंट है वो 2 का रिएक्टेंट तैयार कर रहा है, और 2 होगी तो 1 का रिएक्टेंट तैयार कर रहा है। ये दोनों आपस में लूप में चलती चली जा रही हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे चेन प्रोपगेशन स्टेप्स। फिर आखिरी की कुछ स्टेप्स होती हैं चेन टर्मिनेशन। इनके होने से मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन आपस में टकराकर न्यूट्रल बन गए, 2 मिथाइल रेडिकल इथेन बन गए, या मिथाइल और Cl डॉट आपस में टकराकर CH3Cl। हाँ, प्रोडक्ट वही है जो हम वहां बना रहे थे, लेकिन इट इज चेन टर्मिनेशन, क्योंकि इसके होने से मेरे आगे की प्रोडक्ट साइकिल रुक जाएगी। ओके। खैर, इस मैकेनिज्म में हमने देखा कि इंटरमीडिएट इन्वॉल्व क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp3 भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली sp2 होता है। तो फ्रॉम मैकेनिज्म हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? ईज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अलग अलग अल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सबसे ज्यादा इजी है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री को रिप्लेस कर पाना, क्योंकि इट इज अ रेडिकल रिएक्शन। ओके। अगर आपने अल्केन सेम कर दिया कि बस मीथेन की बात कर रहे हैं, बस इथेन की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। ओके। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से देखा जाएगा। हाँ, इसमें फ्लोरीन की रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है। ओके, फ्लोरीन की रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। फ्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो धूम धड़ाका, है ना। फ्लोरीन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। आप क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरीन जो है वो कंट्रोल्ड और यूजफुल, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, एंड यूजफुल, ठीक, बट इरिवर्सिबल। अभी रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन की आपने रिएक्शन कराई, इज कंट्रोल्ड, यूजफुल, पर मैं लिखूंगी इट इज स्लाइटली रिवर्सिबल। अब इसमें थोड़ी सी रिवर्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आयोडीन इज वेरी स्लो, पुअर यील्ड, एंड इज हाईली रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल से मेरा क्या मतलब है कि अगर मीथेन पर मैंने आयोडीन डाला, CH3I प्लस HI, तो HI जो है वो अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस बैक टू अल्केन एंड I2 कर देगा। ये रिएक्शन पीछे को आती है, बैकवर्ड जाती है। एज अ रिजल्ट यील्ड इस रिएक्शन की बड़ी कम है। तो हमें अगर इसकी यील्ड बढ़ानी है ना, तो दिस रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए और उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराइए, तो यील्ड बढ़ेगी, है ना। देन यील्ड विल इंक्रीज। कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपने डाइल्यूट HNO3 ले लिया, ठीक, इस तरह के रिएजेंट्स का आप इस्तेमाल करें तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और उससे हमें क्या फायदा होगा कि HI विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2। हाँ, आप ज्यादा जोश में आके ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना ले लें। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे ये जो CH3I है इसको भी गड़बड़ करेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। और दूसरा, I- को I0 में लाने की जगह I पॉजिटिव में ले जाएगा। HiO3 HiO4 कुछ बन गया तो सो यू कैन नॉट टेक एनी स्ट्रॉन्ग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आपको यहां लेना है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, if halogen is taken in excess, then we have already discussed, then all possible hydrogens will be displaced. If hydrocarbon is taken in excess, then monohalogenated products can be formed. More reactive radicals are less selective in their choice of attack. This is called reactivity selectivity principle. देखिए, रेडिकल मतलब है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ना, इट इज अ नेसेंट एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर डेफिशिएंसी आई तो इट विल बी मोर अनस्टेबल। तो क्लोरीन रेडिकल इज मोर रिएक्टिव, व्हाई? बिकॉज इट इज मोर अनस्टेबल।
है ना। अब इसकी जो रिएक्टिविटी है फॉर क्लोरीन रेडिकल, रिएक्टिविटी इज 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए जो ऑर्डर है 5:3.8:1, ये रेशो हमने दिया। ओके, फॉर ब्रोमिन 3 डिग्री रिएक्ट 1600 टाइम्स, 2 डिग्री 82 टाइम्स एंड प्राइमरी इज 1 टाइम। तो इनकी रिएक्टिविटी का रेशो हमने दिया। अब अगर मुझे कोई एक कंपाउंड दे और उसमें पूछे बताइए कि प्राइमरी या इस साइट ऑफ प्रोडक्ट, इस साइट ऑफ एच के रिप्लेसमेंट से बने प्रोडक्ट का क्या परसेंटेज यील्ड, 2 डिग्री का क्या परसेंटेज यील्ड, 3 डिग्री का क्या परसेंटेज यील्ड, है ना। टू कैलकुलेट द यील्ड रेशो ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज रिएक्टिविटीज विथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री आपको प्रोडक्ट का रेशो निकालना है, तो आप करेंगे नंबर ऑफ 1 डिग्री एच इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एच, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री। हाँ, ये क्लोरिनेशन है या ब्रोमिनेशन, उस हिसाब से आपको यहाँ वैल्यू ऑफ रिएक्टिविटी रखना होगी, नंबर ऑफ 3 डिग्री और फिर रिएक्टिविटी। चलो एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने एन प्रोपेन लिया और अब आपसे पूछा गया कि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी का रिलेटिव रेशियो ऑफ यील्ड बताइए, है ना। तो क्लोरिनेशन जब मैं करूंगी तो 1 डिग्री कितने हैं प्राइमरी एज 3 and 3 6, दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। और रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी कितनी है रेशियो में 1, तो 6 into 1। 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है 2 डिग्री ओनली 2, और रिएक्टिविटी है 3.8, तो 2 into 3.8 इज इट्स वैल्यू। देख सकते हैं आप कि ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी मेजर 7.6। ब्रोमिनेशन में सेम, लेकिन प्राइमरी की रिएक्टिविटी 1 तो सेकेंडरी की 82, ऑफ कोर्स सेकेंडरी इज मेजर। दोनों ही क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन दोनों में आपको सेकेंडरी प्रोडक्ट इज मेजर, 2 डिग्री एच रिप्लेस्ड इज मेजर। आते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन पे, यहाँ 3 डिग्री और 1 डिग्री का रेशियो हमने वैसे ही कैलकुलेट करा है। ये जो पहले लिखे गए हैं ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ओके, हाँ, यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूं, फॉर्मेट सेम कर दूं कि 1600 को मैं इन सब का फॉर्मेट में सेम कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे कि जो पहले लिखा गया है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और जो बाद में लिखा जा रहा है वो है उसकी रिएक्टिविटी। ये पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगेन यू कैन सी that in bromination definitely 3 degree 1600 times will dominate, but in chlorination आप देख रहे हैं more the number of primary hydrogen, primary product has become major product, 3 डिग्री नहीं बना है अब मेजर सिलेक्टिवली, ठीक। और ये थर्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्स के लिए। यहां पर मेरे पास प्राइमरी हाइड्रोजन बोलने के लिए है 9, but IUPAC of the products obtained from these are of 2 different types, है ना। यहाँ 2 types of 1 degree H है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगर यहां से ऑब्टेन करूं तो एक तरह का IUPAC और यहां से अगर रिप्लेस करूंगी तो एक दूसरे तरह का IUPAC मिल रहा है। तो मुझे अब यील्ड कही जाए तो मैं सिंपली 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं कह सकती, मैं 4 प्रोडक्ट्स यहाँ नीचे लिखी हूं। आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 6 हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बन सकता है, तो मैं 6 into 1 लिखूंगी। ये प्रोडक्ट भी कहने को प्राइमरी है ना, जो सेकंड प्रोडक्ट है ये भी कहने को प्राइमरी है, लेकिन ये बन रहा है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ओनली 3 हाइड्रोजन, तो इसे हम 3 into 1 लिखेंगे। ये 2 into 3.8 और ऐसे ही ये 5 into 1, ओनली 1 3 डिग्री। अब अगर हमसे इन 4 ऑप्शंस में ये 4 कंपाउंड्स प्रिंट कर दिए जाए और कहा कि कौन सा मेजर है, तो आप आंसर टिक करके आएंगे ये। इज दैट क्लियर? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक। और अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इफ एनी कायरल सेंटर इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हेलोजिनेशन, अगर हेलोजिनेशन होने के कारण एक नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ है तो इट विल बी ऑब्टेन्ड एज अ रेजिमिक मिक्सचर, आपको वो रेजिमिक मिक्सचर की तरह मिलेगा, राइट। जैसे अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पर, हमने लिया एन ब्यूटेन, अब इसमें क्लोरीन डालकर हमसे पूछा गया नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स, हमसे कहा मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मैंने बनाए, या तो ये दोनों कॉर्नर CH3 से मुझे मिल सकता है 1 क्लोरोब्यूटेन, या मिडिल 2 CH2 से बन सकता है 2 क्लोरोब्यूटेन।
आप हर कंपाउंड बनाने के बाद एकदम फ्रॉम वन एंड टू अनदर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, you have to scan each and every carbon, that what is the status in the product, is anything becoming chiral. इसमें मेरे पास कोई भी chiral center नहीं बना, so I will count this as 1. यहां पर आप देख सकते हैं मैंने स्टार मार्क किया है, ये जो सेकंड कंपाउंड है इसमें आपको कायरल सेंटर बना है, तो ये आपको डेक्स्ट्रो भी बनेगा कंडीशन में और लीवो भी, इसलिए प्रोडक्ट मिलेगा रेजिमिक मिक्सचर, दोनों बनेंगे एक साथ. ठीक, तो नंबर ऑफ मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स पूछा है. अब इसमें बहुत ध्यान से, ओरिजिनल जो है यहां तो आंसर हम कह देंगे कि भाई ये तो 3 है ना, डेक्स्ट्रो, लीवो एंड ये 1 क्लोरो. मैं इसी क्वेश्चन को 4 तरह से प्रेजेंट करती हूँ. अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, और स्पेशली अगर मेंशन कर दे इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो हम कहेंगे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल, एहसान इनका कि हमारी लैंग्वेज क्लियर है. बट अगर नहीं किया जाए, देन ऑल्सो एज अ डिफॉल्ट ऑलवेज कंसिडर स्टीरियो इन योर आंसर. ओके, सो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, आंसर इज 3. ओके, बिकॉज इंक्लूडिंग कायरल. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, अब आप स्टीरियो नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि बोल दिया स्ट्रक्चरल, तो ये रेजिमिक जो बना है इसको आप एक ही 2 क्लोरो ब्यूटेन कंसिडर करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 2. अगर बोले हाउ मेनी कायरल, आंसर इज 2, रेजिमिक का डेक्स्ट्रो और लीवो. हाउ मेनी फ्रैक्शंस इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल बी ऑब्टेन्ड, आंसर इज 2, because the racemic mixture will go into 1 fraction. So answer is 2. Right? Please repeat the practice with these. How many monohalogenated products will be obtained for following compounds? Right? एक एक में आपको पूरा करके देखना है. इन सभी तीनों के आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं, तो आपको आंसर में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं एक को सॉल्व करके आपको जरूर बता देती हूँ यहीं पर. जैसे पहला वाला है आइसो पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन. अगर इसको हमें कहा गया तो आपको सबसे पहले हैबिट डालनी है, प्लीज राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, डोंट डू इन एयर. हवा हवाई तो आंसर भी गया हवा हवाई, नंबर आए 0 भाई. ओ 0 क्यों, नेगेटिव भाई. अगर इंटीजर नहीं आया तो देयर इज नो गारंटी, है ना. तो प्लीज राइट द प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड. जितना क्लियर आप लिखेंगे उतना आपकी एरर का चांस कम होगा. ये बने आपके. अब आज देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड में जहां क्लोरीन लगी है, यस वो तो नहीं बना कायरल, लेकिन उसकी वजह से ये सेंटर तो कायरल हो गया और ये सेंटर कायरल हो गया, तो आपको इस तरह के यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि या तो इस जगह क्लोरीन से डेक्स्ट्रो, तो इस डाउन वाले से लीवो बन सकता है, इसलिए 2 यहाँ पर ना तो ये कायरल बना, ना इसके हेलोजनेशन होने से मॉलिक्यूल के अंदर कोई दूसरा सेंटर कायरल बना, तो इट इज 1. यहाँ आते हैं, ये आप देख ही रहे हैं, ये सेंटर कायरल बन गया है 2. यहाँ कुछ भी और कायरल नहीं है 1. सो टोटल आंसर इज 2 + 2 + 1 + 1, आंसर इज 6. ये देखिए आंसर इज 6. आपको इसी तरह से बी और सी को भी प्रॉपरली ट्राई करना है. ठीक, हाँ मैं इन दोनों को भी सॉल्व यहाँ करूंगी, बट आप उस पोर्शन को देखने से पहले खुद ट्राई करें, पॉज द वीडियो और इनको सॉल्व करें. सॉल्व करके अपना आंसर देखने के लिए फिर प्ले करके आगे बढ़ें. मैं बी वाले की बात करूं, बी में इसी तरह से जब करेंगे आप, तो बाकी तो आप कैरी आउट करा लेंगे, लेकिन जैसे यहां पर जब क्लोरीन आई तो आप देखेंगे ये 2 कायरल सेंटर्स यहां पर जनरेट होंगे, तो 2⁻², इसके आपको 4 प्रोडक्ट्स गिनने पड़ेंगे. और इसी तरीके से जब आपने किसी कॉर्नर में कराया होगा तो अब आप फिर से देखेंगे ये कायरल हो गया है, इसको भी आपको 2 काउंट करना होगा. राइट, तो 6 तो यही हो गए. इसके अलावा ये जो 2 CH और ये बॉटम CH3 के हैं वो कायरल होंगे, तो +2, एंड देयरफॉर इसका आंसर आता है बच्चों
8। पार्ट सी पर हम आते हैं। इज अ मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आपको ये 4 स्ट्रक्चरल केसेस मिलेंगे। ओके, ये 4 आपको स्ट्रक्चरल केसेस मिले। अब आप इसमें इंडिविजुअली फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। ना इसमें ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, आंसर 1 काउंट होगा, 1 काउंट होगा। यहां पर ये भी कायरल सेंटर और ये भी, और सिमेट्री नहीं है तो 2⁻², 4, इसके 4, और सिमिलरली ये भी 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 10। राइट, इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। आपको एक एक चीज लिखना होगी, क्वेश्चन को पढ़ना होगा, क्या पूछा जा रहा है। एक और केयर जो आपको ध्यान रखनी है हेलोजिनेशन के सवालों में, बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में मोनो हेलोजिनेशन दिया है, डाई हेलोजिनेशन दिया है, या सिर्फ शब्द हेलोजिनेशन दिया है। जब शब्द हेलोजिनेशन दिया हो तो ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप एक ही हेलोजन लेंगे। उस कंडीशन में आप मल्टी हेलोजिनेशन ले सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए इथेन का मोनो हेलोजिनेशन किया तो प्रोडक्ट क्या, तो आंसर इज 1, बिकॉज एक ही बनेगा CH3CH2Cl। कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटाएंगे, आंसर इज 1, हेलोइथेन, हेलोइथेन। बट अगर कहा जाए हाउ मेनी हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट और ऑब्टेन फ्रॉम इथेन, ठीक है, तो अब यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि आप मोनो हेलोजिनेशन में 1 पाए, आप डाई हेलोजिनेशन में 2 पाएंगे, CH3CHClCl। अब आप ट्राई हेलोजिनेशन लिखेंगे, Cl CH2Cl CHCl2, या फिर CH3CCl3। ओके, अब आप टेट्रा हेलोजिनेशन लिखेंगे तो हो जाएगा CH2Cl CCl3, या फिर CHCl2 CHCl2, टेट्रा। ऐसे ही आप बढ़ेंगे पेंटा पर, राइट, तो पेंटा क्या हो जाएगा, CHCl2 CCl3, और लास्ट होगा हेक्सा, हेक्सा तो CCl3 CCl3, राइट, हेक्सा होगा CCl3 CCl3। तो आई थिंक हमारा आंसर तो 6 से भी ज्यादा आ रहा है। हम कायरलिटी इसके बाद चेक करेंगे, ये और बात है कि इसमें नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Oh, so in fact our answer is coming 9, not even 6. You got my point? So you have to be very careful whether the question is asking for monohalogenation, dye, polyhalogenation, question is asking optical, क्या पूछा जा रहा है। हमेशा बहुत अच्छे से पढ़कर ठंडे दिमाग से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर कर आप आंसर करें। समय ज्यादा नहीं लगता बच्चों, डोंट टेल मी कि फिर इतना टाइम लग जाएगा ना, टाइम नहीं लगता। आप प्रैक्टिस करेंगे 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, बहुत से बहुत 1 मिनट, बट यू विल डू इट करेक्टली, दैट इज बेटर देन लूजिंग मार्क्स। ओके, तो यहां हमारा अल्केन्स हम खत्म करते हैं। वीडियो 2 अल्कीन्स एंड अल्काइंस का आएगा, और वीडियो 3 बेंजीन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।